प्रणाम, मैं हूं हिमांशु द्विवेदी और स्वागत है आपका हमारी खास पेशकश चर्चा में। चर्चा के तहत आज हम दो विषयों पर बात करने वाले हैं। दोनों विषय यूं तो अंतर्राष्ट्रीय हैं, लेकिन कहीं ना कहीं यह विषय हमारे से भी जुड़े हुए हैं, यानी भारत से भी जुड़े हुए हैं। हमारा पहला विषय है आतंक की जुबान सर उठाता खालिस्तान। वहीं दूसरा विषय हमारा फ्रांस के अंदर चल रही अशांति को लेकर है। विषय है गृह युद्ध की चिंगारी चरण पड़ी भारी। पहले विषय करते हैं खालिस्तान के संदर्भ में। खालिस्तान भारत के लिए एक नासूर के तौर पर देखा गया है। 70-80 के दशक में इस अभियान के चलते अनगिनत निर्दोष लोगों ने अपनी जान गंवाई। देश के सम्मुख बड़ी चुनौती रही। देश ने अपने कई शीर्ष राजनीतिज्ञों को इस मसले के चलते खो दिया। कई बड़े समाज सेवियों को भी हमें खोना पड़ा। इसी आंदोलन के चलते या इसी अभियान के चलते हमने अपने प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी तक को खोया। बेअंत सिंह जैसा मुख्यमंत्री भी इस अभियान के चलते शहादत की भेंट चढ़ा। वह खालिस्तान आंदोलन वक्त के साथ दम तोड़ गया, लेकिन पिछले कुछ समय से खालिस्तान के संदर्भ में मसला फिर से सर उठा रहा है। समय समय पर कुछ ना कुछ ऐसा घटित होता है जिससे लगता है कि अभी यह विषय पूरी तरीके से खत्म नहीं हुआ। ताजा मामला यह है कि भारत में भले ही खालिस्तानी समर्थक सर न उठा पाते हों, पर भारत से बाहर अपने मंसूबों को देश विभाजन के संदर्भ में अंजाम देने में कुछ लोग जुटे हुए हैं। कहीं ना कहीं विदेश से ताकत प्राप्त करते हैं और विदेश ताकत के आधार पर अपने आप को रिलेवेंट बनाए रखने का, प्रासंगिक बनाए रखने की कोशिश करते हैं। इन्हीं में एक नाम है गुरपतवंत सिंह पन्नू। कनाडा में रहते हैं। कनाडा से रहकर भारत विरोधी अभियानों को सोशल मीडिया के माध्यम से प्रसारित करते रहते हैं। ताजा मामला यह है कि पिछले कुछ समय से वो लोग जो भारत में मोस्ट वांटेड आतंकी की सूची में, वो लोग जिन्हें इस देश के दुश्मन के तौर पर देखा जाता है, वो लोग जिनके ऊपर कई गंभीर किस्म के मामले दर्ज हैं, उनमें से कुछ लोग विदेशों में मारे गए हैं। उनमें से एक नाम था परमजीत सिंह पंजावर, दूसरा नाम था अवतार सिंह, तीसरा जो नाम था वो नाम था हरदीप निज्जर। हरदीप निज्जर की मौत के बाद से गुरपतवंत सिंह पन्नू बौखलाया हुआ था। उसने सीधे तौर पर आह्वान किया कि जितने खालिस्तानी समर्थक हैं वो अपने अपने देशों में भारतीय दूतावास के बाहर प्रदर्शन करें। 8 जुलाई को प्रदर्शन की तारीख तय की गई, लेकिन उससे पहले ही रविवार को अमेरिका स्थित भारतीय दूतावास पर हमला बोल दिया गया और वहां आग लगा दी गई। घटना रविवार की है, लेकिन अमेरिकी प्रशासन ने इसकी जानकारी मंगलवार को दी। बताया कि इसमें कोई बड़े स्तर पर हानि नहीं हुई, लेकिन घटना हुई। इसकी जांच के भी आदेश दे दिए गए। हम आज इस विषय पर ही बात करेंगे। 2-3 सवाल हमारे सामने महत्वपूर्ण है। एक तो ये जानना है कि यह जो तमाम भारत में मोस्ट वांटेड आतंकी हैं, जो खालिस्तानी आंदोलन से जुड़े हुए हैं, उनका मारा जाना सायास है या अनायास है। दूसरा जानना यह कि क्या अभी भी खालिस्तानी समर्थकों के जो मंसूबे हैं उनके क्रियान्वित होने में कुछ दम बचा है, या इसके माध्यम से वह कुल मिला के धन उगाही का ही काम करते रहते हैं। और तीसरा और आखिरी सवाल यह है, क्या भारत सरकार की रीति नीति सिखों के बीच में वह विश्वास कायम रख पाने में कामयाब है जिसमें उन्हें यह देश ही अपना महसूस होता है। तीनों सवाल महत्वपूर्ण। इन तीनों सवालों को उत्तर लेने की कोशिश आज हम इस कार्यक्रम में करेंगे प्रथम चरण में। लेकिन इस सिलसिले को शुरू करें और इस चरण के अंतर्गत जो हमारे मेहमान उनसे आपका परिचय कराएं, उससे पहले लेकिन समय है आज के विचार सूत्र का। हमारा आज का विचार सूत्र यह कहता है कि कर्म 2 दिशाओं में चलता है। यदि हम पुण्य कर्म करेंगे तब बोए गए बीज का फल हमें सुख देगा। यदि हम पाप कर्म करेंगे तब बोए गए बीज का फल हमें दुख देगा। इनक्वीज एलन लाफो, अमेरिकी लेखक, वैज्ञानिक और प्रकृतिवादी, उन्होंने ये कमाल की बात कही थी। तो वो तमाम आतंकी जो इस दिनों मारे गए हैं, क्या अपने कर्मों का ही फल भुगत रहे? उन्होंने हत्याएं की और उसका परिणाम स्वयं के संदर्भ में भी इतना दुखद रूप से उन्हें प्राप्त हुआ। इस बात को ध्यान में रखते हुए उसके बाद अपनी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। हमारे साथ इस चर्चा का हिस्सा बनने के लिए खासतौर पर मौजूद हैं जाने माने रक्षा विशेषज्ञ और सेवानिवृत्त लेफ्टिनेंट कर्नल JS सोढ़ी साहब। हमारे साथ इकबाल सिंह छन्नी जी हैं, प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी के, और साथ ही हमारे साथ ब्रह्मदीप अलूने जी हैं जो विदेश मामलों के जानकार हैं। हम इस चर्चा की शुरुआत सोढ़ी साहब से करेंगे और सोढ़ी साहब से समझने की कोशिश करेंगे। भारतीय दूतावास पर हमला अमेरिका में यह पहली घटना नहीं है। इस साल में यह तीसरी या चौथी घटना है। लंदन में भारतीय झंडे को जला दिया गया था मार्च में। इससे पहले सैन फ्रांसिस्को में भी इसी प्रकार का हमला बोला गया था। सोढ़ी साहब, आपसे जानना ही चाहता हूं, क्या वाकई खालिस्तान के संदर्भ में इतना दमखम रह गया है? क्या वाकई इसमें कोई ऐसी गंभीरता है जिसको लेकर हमें चिंतित होना चाहिए? पहला सवाल तो इसी बात को लेकर है। क्या देख पा रहे हैं आप इस मामले में?
जय हिंद डॉक्टर हिमांशु। ये मेरा सौभाग्य है कि मैं आपके न्यूज चैनल में विख्यात को पैनलिस्ट के साथ हूं। खालिस्तान मुद्दे को समझने के लिए हमें इतिहास में थोड़ा पीछे जाना पड़ेगा। 1971 में जब भारत ने पाकिस्तान को युद्ध में हराया, जिसकी वजह से बांग्लादेश एक नया राष्ट्र बना, तब पाकिस्तान को एहसास हो गया कि वो भारत को एक कन्वेंशनल युद्ध में कभी नहीं हरा पाएगा। 1977 में जनरल जियाउल हक, जो कि पाकिस्तान के तब सेना अध्यक्ष थे और बाद में पाकिस्तान के राष्ट्रपति बने, उन्होंने एक सैनिक डॉक्ट्रिन का गठन किया जिसका नाम है ब्लीडिंग इंडिया इनटू 1000 कट्स, जो आज तक पाकिस्तानी सेना के अफसरों को उनके स्टाफ कॉलेज क्वेटा में पढ़ाई जाती है। इस डॉक्ट्रिन के तहत यह कहा गया कि भारत के ऊपर हमने 1000 तरफ से हमले करने हैं ताकि भारत में अस्थिरता हो और अशांति हो। और इन्होंने इस मिलिट्री डॉक्ट्रिन को पहली बार अमल में लाए 1980 और 90 के दशक में पंजाब में, जब वहां पे आतंकवादी घटना शुरू हुई जरनैल सिंह भिंद्रावाले की वजह से, और 15-18 साल तक वहां पे ये सफल रहे, जब तक बेअंत सिंह और केपीएस गिल जो डीजीपी पंजाब थे उन्होंने इस आतंकवादी घटनाओं को खत्म नहीं किया। उसके बाद इन्होंने इसी डॉक्ट्रिन को कश्मीर घाटी में अपनाया। अब जहां तक पाकिस्तान की बात है, पाकिस्तान तो कभी बाज नहीं आएगा। वो तो हमेशा कभी ना किसी फॉर्म में आतंकवादी घटनाओं को वो पनपने की कोशिश करवाएगा, पैसा देता रहेगा, मॉरल सपोर्ट देता रहेगा। लेकिन जो सबसे अहम मुद्दा है कि भारत के अंदर ही कुछ लोग हैं जो कि ऐसी गतिविधियों को पनपने देते हैं। देखिए डॉक्टर हिमांशु जी, अगर एक घर के अंदर लड़ाई होगी तो जो पड़ोसी हैं वो उसका फायदा उठाएंगे, और यही चीज पाकिस्तान और चीन देखते हैं। 1980-90 के दशक में भिंद्रावाले एक पॉलिटिकल क्रिएशन था जिसका पूरा फायदा पाकिस्तान ने उठाया। तो जब जब ऐसी चीजें होती हैं, जब जब पॉलिटिकल पार्टीज ऐसे लोगों को खड़ा करने देती हैं अपने वोट बैंक के लिए, ऐसी चीजें होती हैं। डॉक्टर हिमांशु जी, मैं बस एक आखिरी टिप्पणी करना चाहूंगा। इलेक्शन जीतना हर पॉलिटिकल पार्टी का मकसद है और उसमें कोई खराबी नहीं है, लेकिन देश को कमजोर करके इलेक्शन जीतना, यह मेरी राय में उचित नहीं है और यह भारत को अंदर से खोखला करता है। थोड़ा आपकी आकलन ने मुझे चिंता में डाल दिया है। 2 दशक तक खालिस्तानी समर्थकों की ऐसी कोई गतिविधि दिखाई नहीं देती थी, पर पिछले कुछ समय से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ये लोग ज्यादा मुखर हो रहे हैं। क्यों हो रहे हैं? क्या बदल गया ऐसा जिसके कारण से इनके मंसूबे इतनी हिम्मत के साथ सामने आ रहे हैं? कनाडा में कई जगह पर पोस्टर लगे हुए किल इंडिया के नाम से, और उसमें दूतावास के अधिकारियों के फोटो भी चस्पा हो रखे हैं। कितनी गंभीरता से हमें इसे लेना चाहिए। और एक तरफ हम बता रहे हैं कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हमारी धमक, हमारी चमक बहुत बिखर गई है, मतलब हर तरफ हमारा ही जलवा है। हमारा जलवा इतना है और हमें चुनौती देने वाले वहीं पर इतनी दिलेरी के साथ घूम रहे, दोनों में विरोधाभास है। थोड़ा इसके विषय में बताइए ना थोड़ी सा। डॉक्टर मांझू जी, कुछ साल पहले तक जो ये एंटी इंडिया गतिविधियां थी, ये थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज में ही होती थी, जैसे पाकिस्तान या फिर अफगानिस्तान। लेकिन पिछले कुछ सालों से एंटी इंडिया एक्टिविटीज विकसित देशों में हो रही हैं, जैसे यूएसए, कनाडा, जर्मनी, फ्रांस और ऑस्ट्रेलिया। इसका कारण यह है कि जैसे जैसे भारत और मजबूत हो रहा है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे अपनी एक अच्छी छवि बना रहा है, कुछ ताकतें हैं जो कि ये चीज बर्दाश्त नहीं कर पा रही हैं और वो पैसा बेशुमार खर्च कर रही हैं, जिससे की वजह से ये जो आतंकवादी गतिविधियां या खालिस्तानी गतिविधियां हैं, ये बाहरी देशों में पनपे, जिससे कि भारत की छवि खराब हो। अब जहां तक बात आती है पाकिस्तान की, वो तो ये काम हमेशा करता रहेगा जब तक वो एक देश के तौर पर रहेगा। लेकिन सबसे चिंता की बात है, जो ये विकसित देश की सरकारें हैं, अमेरिका की सरकार हो, कनाडा की सरकार हो या जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया की सरकार को, ये बहुत देर के बाद एक्ट करती हैं। भारतीय सरकार कई सालों से इन सरकारों को बोलती आई है, डिमांडे देती आई है, हमारे विदेश मंत्री लेवल पे बातचीत होती आई है, एम्बेसडर लेवल पे बातचीत होती आई है, लेकिन कई सालों तक ये विकसित देशों की सरकारों ने कोई एक्शन नहीं लिया, क्योंकि उन्होंने कहा ये फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के अंदर आता है। लेकिन अब जब ये बहुत ज्यादा हो चुका है और भारत हर इंटरनेशनल फोरम में इस चीज को उठा रहा है, तब ये जो विदेशी सरकारें ये थोड़े कार्रवाई करें। लेकिन मेरी राय में ये भी कार्रवाई बहुत कम है। जब तक विदेशी जमीन पे जो भी खालिस्तानी आतंकवादी को जेल ना भेजा जाए, कठिन और कठोर सजा ना दी जाए, ये गतिविधियां वहां पे खत्म नहीं होंगी, वहां पे खत्म नहीं होंगी। ये कहना है सोढ़ी साहब का। चर्चा के लिए परमजीत सिंह है, इनकी पहचान खालिस्तानी समर्थक के तौर पर भी है। तो परमजीत जी, आपसे जानना चाहेंगे, अपने ही देश के खिलाफ अभियान, अपने ही देश के झंडे को जलाना, अपने ही देश के दूतावास पर हमला, क्या है ये?
देखिए, पहली बात तो मैं इसमें, जैसे मेरे से पहले जो बोले हैं उन्होंने बोला कि आपको हिस्ट्री में जाना पड़ेगा खालिस्तान की मूवमेंट को पहचानने के लिए, समझने के लिए। तो उसमें थोड़ा सा इन्होंने शुरू किया 1971 से, तो जी। मुझे लगता है इससे थोड़ा और पीछे जाना चाहिए, फिर ज्यादा बेटर समझ आएगा। जी। ये ऐसे तो नहीं ना चलेगा कि यहाँ से आपको बेनिफिट मिलता है आपकी बात को, आप वहां से हिस्ट्री शुरू कर देंगे और उससे पीछे की छोड़ देंगे। जी। तो आपको कम्प्लीटली इन हिस्ट्री में जो है वो पीछे जाना पड़ेगा। तो आप इस बात को डिनाई नहीं कर पाएंगे कि एक समय था जब पंजाब बाकी इंडिया से, बाकी जो पूरी रियासतें थी उनसे बिल्कुल इंडिपेंडेंट विचरता था। और जो महाराजा रंजीत सिंह का राज है वो इस बात का प्रमाण है। तो ठीक है, उसके बाद और ये भी हम जानते हैं कि ये कोई बातें मतलब मुंह जुबानी नहीं बोली हुई हैं, ये रिटन है। जैसे शाह मोहम्मद ने अपना जंगनामा लिखा था जो, तो उसने साफ लिखा था जब बैटल होने वाली थी, तो उसमें लिखा उसने जंग हिंद पंजाब का होने लगा। दैट मीन के हिंद और पंजाब उसने दो अलग अलग गिने कि ये दो अलग अलग चीजें हैं। ठीक है, तो ठीक है, एक समय के बाद आपने वो जो है एक जो मूवमेंट चली उसमें असिमिलेट किया और ये बताया कि पंजाब जो है पूरे इंडिया का हिस्सा है, लेकिन हिस्ट्री ऐसी नहीं है। तो 1947 में जब आए तो एक वो पूरे वादे किए गए, प्रोमिस किए गए कि आपको एक ऐसी स्टेट दी जाएगी यहाँ पर आप अपनी पूरी आजादी के साथ रह सकते हैं। आजादी का मतलब उनका ये नहीं था कि आप उनके कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक आजादी के साथ रह सकते हैं, या आप उनकी शर्तों के मुताबिक आजादी से रह सकते हैं। उसका मतलब था कि आप अपनी शर्तों पर रह सकते हैं। ठीक है, तो वहां पर भी फिर वो बिट्रायल हुआ हमारे साथ, कॉन्स्टिट्यूशनली बिट्रायल हुआ जब आपने हमारी पहचान को ही खत्म कर दिया। तो ऐसे फिर एंडलेस जो ऐसे प्रोमिस हैं जो ब्रेक डाउन हुए, चाहे वो पानियों का मसला हो, चाहे लैंग्वेज का हो, चाहे एजुकेशन का है आजकल जो बड़ा चल रहा है, तो ऐसे बहुत सारे। तो वो चलते चलते एक मूवमेंट फिर से पनपी। ठीक है, तो इसमें आप ये तो नहीं कह सकते कि 1971 में जब पाकिस्तान ने मतलब बात की तो उसके बाद खालिस्तान की बात चली है। खालिस्तान डज नॉट मीन ओनली के सिर्फ एक शब्द नहीं है, ये एक भावना है, एक थॉट है। और आप महाराजा रंजीत सिंह के राज को भी खालिस्तान ही कह सकते हैं, वो नाम का फर्क है। जैसे इंडिया है, भारत है, तो ये सभी एक चीज है। तो इसी तरह से खालिस्तान, खालसा राज, पंजाब ये सब एक चीज है। तो पहली बात तो ये। दूसरी बात मैं यहाँ पर ये कहना चाहता हूँ कि देखिए, एक समय पर हमें लगा कि आपके साथ रह लेना चाहिए इंडिया के साथ, तो हमने प्यार से आपके साथ रहने का फैसला किया। ठीक है, तो एक वक्त आया जब हमें लगा कि हमारा वो फैसला गलत है, हमारी अगली जनरेशन को लगा कि हमें वो हमारा जो फैसला था हमारे बुजुर्गों का वो गलत हुआ। तो एक समय के बाद हमने आपसे कहा कि हम आपके साथ नहीं रहना चाहते। तो इसमें प्रॉब्लम क्या है? देखिए, इसे आप ठीक उसी तरह से देखिए जैसे आप इंडिया की इंडिपेंडेंस मूवमेंट को देखते हैं। एक वक्त था जब बहुत सारे इंडिया के ही लोग जो है ब्रिटिश आर्मी में काम करते थे, उनके नीचे काम करते थे, उनके घरों में काम करते थे और उनके ऑफिस में काम करते थे। तो एक समय पर उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं थी, वो उनके अंडर रह रहे थे। लेकिन उसके बावजूद कुछ ऐसे लोग थे जो इंडिया को इंडिपेंडेंट देखना चाहते थे। इसी तरह से अब है, पंजाब के बहुत सारे लोग हैं जो इंडियन जो डोमिनेंस है उसके नीचे काम करते हैं, उनकी फौज में काम करते हैं, उनकी आर्मी में काम करते हैं और उनके अलग अलग अदारों में काम करते हैं। लेकिन उसके बावजूद एक जो आप जो कहते हैं ना, एक भावनाओं की जो कदर करते हैं लोग, जो असली रिप्रेजेंट करते हैं आपकी थॉट को, वो लोग असल में खालिस्तानी है। ठीक है, तो इसमें आप ये नहीं कह सकते कि ये ऐसा कैसे नहीं कह सकते परमजीत जी? माफी के साथ बीच में हस्तक्षेप करना चाहूंगा। कौन लोग हैं जो भारत के साथ में ठीक महसूस नहीं करते? हर साल जब भी चुनाव होता है लोग अपने जनादेश का प्रयोग करते हैं, बड़े पैमाने पर वोट का इस्तेमाल करके अपने लिए सरकार चुनते हैं, प्रदेश के लिए चुनते हैं, देश के संदर्भ में चुनते हैं, देश के राष्ट्रपति के पद पर भी आपके लोग पहुंचते हैं। जिस भारत के संदर्भ में आप बात कर रहे हैं, हम पंजाब में अपना राज अपनी शर्तों पर करेंगे। अरे इस देश पर मनमोहन सिंह 10 साल तक प्रधानमंत्री के तौर पर रहे, वो आपको दिखाई नहीं दिया। आपको खालिस्तान हम लोगों ने ऐसा माना। आप लोग हो कितने? कुछ संख्या के लोग अपने आप को पूरे पंजाब का प्रतिनिधि बता रहे हो और बंदूक की जोर पर विभाजन चाह रहे हो। वाकई आपके पास जनसमर्थन है कहां? जनता आपके साथ है कहां? सुनेंगे तो बताऊंगा ना, सुनिए तो सही। आप बोल रहे हैं कि मनमोहन सिंह जो है वो प्राइम मिनिस्टर बन गए, आपने किसी जैल सिंह का नाम ले दिया कि वो प्रेसिडेंट बन गए, बने होंगे, ठीक है, लेकिन वो कितने थे? फिर वो भी एक है ना। तो आप इसका अंदाजा इस बात से नहीं लगा सकते कि आपने इंडियन मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स में वोट कितनी डली और उस हिसाब से आपने ये अंदाजा लगा लिया कि खालिस्तानी कितने। अगर आपने इसका सही पैमाने में आंसर लेना है तो उसका एक ही आंसर है, रेफरेंडम। आप पंजाब के लोगों में रेफरेंडम करवाएं, आपको पता चल जाएगा कितने खालिस्तानी और कितने नहीं है। आप डिनाई नहीं ना कर सकते। जब आपके पास ऑप्शन ही नहीं है कि आपने उन्हीं पार्टियों में से किसी को चुनना है तो फिर तो वही चुने जाएंगे। आप उनकी पार्टियों में एक
ये भी डालें कि अगर आपको रेफरेंडम कराने की इजाजत दी जाए तो क्या आप करवाना चाहते हैं कि नहीं, तो फिर आंसर आएगा ना सही। फिर तो हर आपके देश पास में जनादेश ही मांगा जाए, रेफरेंडम ही मांगा जाए। अमेरिका में भी मांगो, फ्रांस में भी मांगो, इंग्लैंड में भी मांगो, कनाडा में भी मांगो रेफरेंडम, हर बात में रेफरेंडम। जब एक बड़े पैमाने पर जनता अपना खुद का फैसला ले रही है, तो ऐसे में आप बंदूक के जोर पर निर्दोषों की हत्याएं करके ये चाह रहे हैं कि आपके जनादेश की बात मानी जाएगी। आश्चर्य है। लेकिन मैं इस चर्चा को आगे बढ़ाता हूं और इकबाल सिंह जी आपके पास आना चाहता हूं। आपसे बातचीत अधूरी रह गई थी और जानना यह कि ये भारत विरोधी लोग उन देशों में बड़ी दमदारी के साथ रह रहे हैं जिनके साथ आप दोस्ती का दम भरते हैं। ये कैसी दोस्ती है भाई, जिसमें आपके देश पर बुरी नजर रखने वाले लोग इतने सम्मान के साथ घूम फिर रहे हैं? जी इकबाल जी। देखिए, बात ऐसी है, दोस्ती की बात नहीं है, वो इंटरनेशनल जो सिस्टम है उसके अंदर चला जाता है। भारत के जो लोग हैं, जो परमजीत जी कह रहे हैं, भारत के लोग हैं जो पंजाब के सिख हैं, वो कभी खालिस्तान के हक में नहीं आए जी। ना ही महाराजा रंजीत सिंह का राज था वो खालिस्तान था जी। ना ही किसी ने उसके बाद खालिस्तान की मांग की है। इवन भिंडरा वाला है नॉट डिमांडेड एनीवे एनी टाइम खालिस्तान की कोई जरूरत नहीं है सिखों को। सिख हिंदुस्तान के साथ अपनी किस्मत लगा चुके हैं। जो कभी कोई कमी पेशी होती है तो वो नेगोशिएशन होती है, उसके लिए बात की जाती है, उसके लिए हथियार उठाकर नहीं कोई बात की जा सकती। खालिस्तान नहीं मांगा जा सकता। जो कोई किसी को कोई कमी पेशी लगती है वो सरकार से बात करके बिल्कुल अहिंसक तरीके से सरकार से बात कर सकता है। इकबाल जी, अभी तो आप केवल इतना बताओ, पिछले 20 साल से ये बात कहीं नहीं आ रही थी, पिछले 2-3 साल से ये बात फिर से मुखर होने लगी है, वो भी इन विकसित देशों में जिसकी तरफ थोड़ी सा भी इशारा कर रहे हैं। क्या जताता है ये? क्या समझ पा रहे हैं आप एक जिम्मेदार राजनीतिक दल के प्रतिनिधि होने के नाते? बिल्कुल, जो सोडी साहब ने पहले कहा था, मैंने पहले भी कहा, वो ठीक है। और जो भारत के बाहर के देश हैं, उन देशों की अपनी अपनी मजबूरियां हो सकती हैं, कुछ वो ठीक है, सही तरीके से मजबूरियां हो सकती है। इकबाल सिंह जी हमें ठीक से जवाब नहीं दे रहे, लेकिन ब्रह्मदीप अलूने इस विषय को गहराई से समझते हैं। क्या समझ पा रहे हैं ब्रह्मदीप जी? अमेरिका के विभाजन की बात करने वाला आदमी हिंदुस्तान में इतनी दिलेरी से घूम सकता है? क्या आपको लगता है कि कनाडा में आतंकी घटनाओं को अंजाम देने का आह्वान करने वाला व्यक्ति भारत में इतनी आसानी से घूम फिर सकता है जितनी आसानी से कनाडा या अमेरिका में लोग भारत के विभाजन की बात और उसके लिए हथियार उठाने तक की बात खुले तौर पर कर ले रहे हैं और आराम से घूम रहे हैं? क्या है ये? हिमांशु जी, पुनः दिल से धन्यवाद आपसे और वैचारिक चर्चा में जुड़ने का मौका दिया। देखिए हिमांशु जी, मैं एक बात कहूंगा कि सिखों के बलिदान से, निष्ठा से, खून से इस देश का इतिहास बना है और इस देश में वो इतिहास अमृत भी है। यही कारण है कि सिखों को इस देश में खूब पूजा जाता है। लेकिन दरअसल ये जो खालिस्तान है, ये एक प्रकार की आत्मघाती कौम है जो सिखों के जो इस देश में जो सम्मान है उसको धूमिल करना चाहती है। ये जो खालिस्तानी है इस बात को क्यों भूल जाते हैं कि जो विभाजन हुआ है उसका सबसे ज्यादा जो खामियाजा है वो सिखों ने भुगता है। और पंजाब में उस दौर में बहुत अल्पसंख्यक सिख हुआ करते थे, लेकिन पाकिस्तान में जो अत्याचार हुए तो पंजाब से पूरे के पूरे पंजाब, जो पाकिस्तान का पंजाब है, वहां से माइग्रेट होके जो सिख है उनको भाग के आने पर यहाँ मजबूर होना पड़ा। आप देखिए कि यही जो खालिस्तानी कौम है, ये पाकिस्तानी जो परस्त लोग हैं या जो पाकिस्तानी उनके साथ मिलकर विदेशों में भारत के खिलाफ नारे लगाते, ये लोग क्यों भूल जाते हैं? आपने देखा होगा हिमांशु जी, एक चीज पर आपका ध्यान दिलवाना चाहूंगा कि पिछले दिनों हमने करतार साहिब में 2-3 परिवारों को मिलते हुए देखा। एक सिख भाई मिल रहा है अपनी सिख बहन से। बहन तो हिंदुस्तान आके सिख ही रह गई, लेकिन भाई जो था वो वहां पर मुसलमान बनने के मजबूर कर दिया गया। ऐसा भारत में क्यों नहीं हुआ धर्म परिवर्तन को? तो जिन लोगों ने आपको मिटा दिया, उन पाकिस्तानियों के साथ मिलकर आप विदेशों में 15 अगस्त का विरोध करते हैं, आप विदेशों में रह के भारत के खिलाफ काम करते हैं। लेकिन ये जो एक दौर था, जो उदारीकरण का दौर था, जो शुरू हुआ था 90 के बाद, जिसमें भारत को सॉफ्ट स्टेट कहा जाता था, उसके बाद 2007 में चीजें बदली है। चीजें बदलने से हमारे रणनीतिक संबंध जब बने अमेरिका से, तो अब CIA, मोसाद जैसी जो लोग हैं, रणनीतिक संबंध इस कदर बढ़ गए हैं कि अब चुन चुन के इन खालिस्तानियों को मारा जा रहा है।
जी ये खालिस्तानियों का मारा जाना इससे तय हुआ है क्योंकि इस देश के जो वतन परस्त सिख हैं वो विदेशों में बसे, और जिस बात को आपने एक ध्यान दिलवाया कि ये बहुत मुट्ठी भर कौम है खालिस्तानियों की, जो आत्मघाती कौम है, जो अपने देश के खिलाफ काम करती है, इनको खत्म कर दिया जाएगा। और एक बात और मैं यहाँ पर कहूंगा आपसे कि जो विदेशों में भारत के विरोध में विदेशों में जो काम कर रहे हैं, तो कनाडा जैसे जो राष्ट्र थे, ब्रिटेन जैसे राष्ट्र थे, एक दौर था तब तक ये भारत का विरोध प्रश्रय करते थे क्योंकि ये पाकिस्तान के साथ होते थे, लेकिन अब इनकी आर्थिक मजबूरियां भारत के साथ जुड़ने में हो गई है, इनकी मजबूरियां रणनीतिक तौर पर भारत से संबंध मजबूत करने में हो गई है। यही कारण है कि कनाडा में अब पन्नू जैसा जो आतंकी है खालिस्तानी वो छुपने को मजबूर हो गया है, और बाकी जो खालिस्तानी आतंकी है उनको भी आने वाले समय में रोन दिया जाएगा। तो ये जो खालिस्तानी है, इन्हें ये दरअसल सिख जो भारत में एक सम्मान पाते हैं, जो बड़े बड़े पदों पर जाते हैं, उन सिखों के बारे में ये सामाजिक तौर पर विघटन करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन भारतीय समाज विघटित नहीं होगा। कल भी सिखों का सम्मान इस देश में बहुत उच्च कोटि का था, भविष्य में भी रहेगा। ब्रह्मदीप जी बड़ी अनूठी बात बता रहे हैं और थोड़ी सा इस पर आपसे विस्तार की उम्मीद करता हूं। ब्रह्मदीप जी ये बता रहे हैं कि वक्त बदल गया है। दरअसल जो खालिस्तानी समर्थक हैं और जिन्होंने हिंसक गतिविधियों के अंदर अपने आप को शामिल रखा है, वो अब इन विकसित देशों की सुरक्षा एजेंसियों के निशाने पर है, भारत के साथ नजदीकी संबंधों के चलते, और चुन चुनकर मारे जा रहे हैं। चाहे वो परमजीत सिंह पंजाबर हो, अवतार सिंह हो, और चाहे हरदीप निज्जर हो, ये सब दुर्दांत आतंकी रहे हैं। तमाम हत्याओं के संदर्भ में इनकी संलिप्तता रही है और अब ये अपने कर्मों का फल भुगत रहे हैं, और इस कारण से ये फड़फड़ाहट है, बिलबिलाहट है, जैसे दिया बुझने से पहले फड़फड़ाता है। गुरवंत सिंह पन्नू जैसे लोग इसीलिए फड़फड़ा रहे हैं। क्या कहेंगे आप? क्या खालिस्तान के आतंकियों के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर व्यवस्थित अभियान चला जा रहा है? क्या भारत विरोधी ताकतों का खात्मा करने के लिए गंभीरता के साथ काम किया जा रहा है, इसलिए ये सब सुनने में आ रहा है? डॉक्टर हिमांशु जी, कोई भी सच्चा सिख खालिस्तान का समर्थन नहीं कर सकता, क्योंकि हमारे 10 में से 2 सिख गुरुओं ने अपनी जान की कुर्बानी दी थी भारत के लिए और हिंदू धर्म को बचाने के लिए। और हमारे तीसरे गुरु जो 10th गुरु थे, गुरु गोविंद सिंह, उन्होंने अपने 4 बेटों की, साहिबजादों की कुर्बानी दी भारत के लिए और हिंदू धर्म को बचाने के लिए। ये जो खालिस्तानी लोग हैं, ये मुट्ठी भर हैं, ये विदेशों में बैठे हैं, उनके लिए बिजनेस है, क्योंकि उन्हें पाकिस्तान से, चीन से पैसा मिलता है, घर में बैठे बैठे उन्हें लाखों करोड़ों रुपए मिलते हैं, और तब ये खालिस्तान का जहर उगलते हैं। और मैं आपके साथ बिल्कुल सहमत हूं। अब हमारी सुरक्षा एजेंसीज हों या विकसित देशों की कुछ सुरक्षा एजेंसीज हों, ये अब हाथ धो के इन खालिस्तानी लोगों के पीछे पड़ चुकी है और एक एक करके इनको चुन चुन के मारा जा रहा है। मैं तो एक कदम और आगे कहना चाहूंगा, जैसे अमेरिका ने ऑफिशियली पेट्रियट एक्ट बनाया, जिसके तहत वो दुनिया के किसी कोने में जो अमेरिका का दुश्मन है उसको ढूंढ के मार गिराते हैं, भारत को भी ऑफिशियली ये एक्ट बनाना चाहिए, और जो भी खालिस्तानी या इस्लामिक आतंकवादी हो भारत के खिलाफ कार्रवाई कर रहा हो, उसे चुन चुन के पब्लिकली मारना चाहिए। ये लोग भारत को और सिख कम्युनिटी को एक खराब नाम दे रहे हैं। बड़ी महत्वपूर्ण टिप्पणी जय सोढ़ी साहब की। तो कुल बातचीत के अगर मर पे पहुंचे तो देश आश्वस्त हो सकता है कि ये जो घटनाएं सामने आ रही हैं, इनको लेकर विचलित होने की जरूरत नहीं है। देश की सोच बहुत स्पष्ट है। पंजाब भारत का अभिन्न हिस्सा है और सिख इस भारतीय समाज का बेहद सम्मानित हिस्सा है। यह हिस्सा भारत के साथ और भारत इनके साथ ही परिपूर्ण होता है। जहां तक ये घटनाएं हैं, तो कुल मिलाकर उन लोगों का अंतिम वक्त आया हुआ है जो इस देश के विभाजन के मंसूबे पाले हुए हैं। दुनिया के किसी भी कोने में होंगे, वो छोड़े नहीं जाएंगे। ये संकल्प के साथ भारतीय जवान कर्तव्य निभाने के लिए तत्पर है। जय सोढ़ी साहब कह रहे हैं कि जैसे अमेरिका ने एक्ट बनाया कि हमारे देश के खिलाफ अगर कोई भी कोई कार्रवाई करेगा तो दुनिया के किसी भी कोने में हो उसके खिलाफ अभियान चला जाएगा, वैसा ही एक्ट भारत के संदर्भ में भी होना चाहिए। तो कुल मिला के एक्ट हो ना हो, एक्शन होना चाहिए। साफ दिखाई दे रहा है कि वर्तमान में वो एक्शन हो रहा है। हमें भरोसा रखना चाहिए कि खालिस्तान के संदर्भ में जो कटु अनुभव अतीत में रहा है, अब वो भविष्य में हमारे सामने नहीं आएगा।
और जिन्होंने इस देश के विभाजन के सपने को देखा है उनका सपना सपना ही रह जाएगा। इस संकल्प के साथ आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ इस चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। समय है एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक पर जाएंगे और ब्रेक के बाद लौटेंगे तो फ्रांस के मौजूदा हालात पर बात करेंगे। फ्रांस जिसे घूमने का सपना लिए दुनिया भर के लाखों पर्यटक हर दिन पेरिस पहुंचते हैं, वो पेरिस जल रहा है। क्यों जल रहा है, इस पर बात करेंगे। कहीं जाइएगा नहीं, हम गए हो रहा है।